हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल लाइफ सक्सेस में। यदि आप सरकारी नौकरी का सपना पूरा करना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। बिल्कुल यही लिखा हुआ है, मेक द ड्रीम कम ट्रू विद लाइफ सक्सेस। यदि आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आईएएस, पीसीएस, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, बैंक या कोई फोर्स लाइन जैसे पुलिस, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो या किसी भी स्टेट की पुलिस हो, सभी में जीएस आता है, जीके आता है। उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। बाकी यूपी की जितनी भी वैकेंसीज हैं, जैसे लेखपाल, समूह ग, समूह घ, सभी की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पर स्पेशल कराई जाएगी। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय संविधान। जो एम लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन है, उसे हम पढ़ने जा रहे हैं। जो हमारे आईएएस पीसीएस से लेकर किसी भी वैकेंसी तक हमारे लिए वो पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ये जानेंगे कि संविधान है क्या, संविधान का परिचय। तो किसी भी देश का जो संविधान होता है, चाहे वो किसी भी देश का हो, संविधान 3 चीज़ों पर निर्भर होता है। किस किस पर निर्भर होता है? सबसे पहले संविधान अगर है हमारा, तो संविधान के लिए 3 चीज़ों का होना आवश्यक है। नंबर 1 राज्य, नंबर 2 सरकार और नंबर 3 होता है हमारा व्यक्ति। अब हम राज्य की बात करें तो राज्य की परिभाषा हमारे आर्टिकल 12 में दी हुई है। किसमें दी हुई है? आर्टिकल नंबर 12 में। ठीक, लेकिन हम बेसिक रूप से अगर हम राज्य को जानें, किसी भी राज्य में किस किस चीज़ का होना आवश्यक है, तो कोई भी राज्य तब कहलाएगा जब उसके पास क्या क्या हो? एक निश्चित भूभाग हो, निश्चित भूभाग होना चाहिए और निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक, और निश्चित भूभाग, निश्चित जनसंख्या और संप्रभुता होनी चाहिए। और इसके साथ साथ सरकार होनी चाहिए। अब जैसे निश्चित भूभाग की बात करें तो बहुत से हमारे देश ऐसे हैं जिनका अपना निश्चित भूभाग नहीं। जैसे आए दिन हम देखते हैं कि चाइना का जगह जगह पर जगहों को लेकर विवाद चलता रहता है। मतलब चाइना ने बहुत सी जगहों पर कब्जा किया हुआ, जैसे मालदीव है। ठीक, मालदीव का अपना निश्चित भूभाग स्थित नहीं है। कभी ना कभी उसको, कभी चाइना से कब्जा लेता है, कभी कुछ उनमें आपस में चलता रहता है। तो वहाँ पर वो एक राज्य नहीं कहलाएगा। अब उसके बाद निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए। किसी भी राज्य में अगर जनसंख्या ना हो तो वो राज्य थोड़ा ना कहलाएगा। राज्य होने के लिए एक जनसंख्या का होना भी जरूरी है। उसके बाद तीसरे नंबर पे संप्रभुता। तो संप्रभुता होना बहुत ज़रूरी है। संप्रभुता क्या होता है? संप्रभुता होता है हमारा कि आंतरिक और बाह्य रूप से वो आज़ाद होना चाहिए। हर तरह की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आंतरिक फैसले भी खुद कर सके और बाह्य फैसले भी खुद कर सके। और इन सब को चलाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी? सरकार की। तो अब हम जानते हैं कि सरकार क्या होती है। सरकार हमारी 3 तरह की होती है। 3 चीज़ों, 3 अंगों से मिलकर बनी है हमारी सरकार। एक होता है विधायिका,
ठीक। एक होता है हमारा कार्यपालिका और एक होता है हमारा न्यायपालिका। ठीक, इन तीन चीज़ों का होना जरूरी है, तभी एक हमारी सरकार निश्चित होती है। अब सरकार हमने दो भागों में देखते हैं हम, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। केंद्र सरकार होगी उसकी अपनी विधायिका होगी, राज्य सरकार होगी उसकी अपनी विधायिका होगी। ठीक, और दोनों की कार्यपालिका भी अलग अलग होगी। न्यायपालिका इन सब की एक ही होती है। विधायिका किसे कहते हैं आपके मन में आ रहा होगा, तो विधायिका जैसे संसद, हमारी जो संसद है वो विधायिका है। और राज्य की बात करें, राज्य के उपलक्ष्य में, तो राज्य के उपलक्ष्य में हमारी जो विधानसभा होगी वो हमारी विधायिका कहलाएगी। विधानसभा, विधान परिषद, कुछ जगहों पर दो 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 विधायिका हैं, लेकिन महत्व जो है विधान परिषद का ही होता, विधानसभा का होता है ज़्यादा, विधान परिषद का नहीं होता। तो आपको बताना है कितने राज्यों में विधान परिषद है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। न्यायपालिका, न्यायपालिका हमारी निश्चित होती है, एक ही न्यायपालिका हमारी एकीकृत। ठीक, एकीकृत न्यायपालिका है। सबसे पहले हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हमारे हाई कोर्ट है, फिर अधीनस्थ कोर्ट है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तहसील कोर्ट, बहुत सारे कोर्ट हैं हमारे यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी भारत की सरकार कैसी है। तो हमारे भारत की सरकार है संघात्मक। संघात्मक कैसे है, क्योंकि बहुत सारे संघ से मिलकर हमारी ये सरकार बनी हुई है। बहुत सारे राज्य हैं, उन राज्यों से मिलकर एक सरकार बनी है, तो इसलिए ये कहलाती है संघात्मक। ठीक, नंबर 3 पे हम व्यक्ति की बात करें। व्यक्ति, व्यक्ति जो है, व्यक्ति के लिए ही सरकार हो, राज्य हो, ये दोनों मिलकर व्यक्ति के लिए ही कार्य करते हैं। मतलब राज्य, आपने नीति निर्देशक तत्व देखे होंगे, उसमें राज्य को निर्देश दिए जाते हैं कि ये क्या व्यक्ति के लिए ये किया जाना चाहिए, ये किया जाना चाहिए, और सरकार के द्वारा वो किए जाते हैं, राज्य निर्देश देता है। और इन्हें निर्देश कौन देता है सबको, इन्हें निर्देश देता हमारा संविधान। ठीक, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो हमारा संविधान, पहले हमारा संविधान नहीं था। पहले जो है राजा महाराजा थे, उनका अपना अपना अलग अलग लॉ होगा, जो भी होगा हर जगह का अपना एक लॉ होता है सरकार का, क्योंकि जो भी राज्य करता, जहाँ भी किसी की सरकार होती है वो अपने खुद के नियम बनाता है, उसी को संविधान कहा जाता है। किसी न किसी उपलक्ष्य में नए नए नियम बनाए जाते हैं जिससे व्यक्तियों का भला हो सके, उसी चीज़ को हम, उस नियमावली को ही संविधान कहते हैं। तो हमारे यहाँ संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों, क्योंकि विदेशी ताकतों ने हमारे यहाँ पर राज्य किया, हमारे यहाँ पर कब्जा कर लिया, हमें प्रताड़ित किया। तो उन सब से जब हमें आज़ादी मिली तो हमें जो है एक नियमावली की आवश्यकता थी कि किसके द्वारा हम अपना राज्य चला पाएंगे। ठीक, तो इसीलिए हमें जो है संविधान की आवश्यकता पड़ी। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे भारत, कौन, ब्रिटिश आए थे। कौन आए थे, ब्रिटिश। कब आए थे, 1600 ईस्वी में। ठीक, और कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। बाकी बहुत सारी कंपनियां आई थी, लेकिन ईस्ट, हमें एक ही चीज़ से पता लगता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है या कौन सी, सिर्फ उसके राज्य के नाम से। जैसे फ्रांसीस आए थे तो फ्रांसीस ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी।
तो सभी के लास्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी लगा हुआ था। क्यों? क्योंकि ये सब हमारे ईस्ट से आए थे। ठीक, तो हमें पता लगता है किससे? ब्रिटिश से, कि ब्रिटिशों ने जो है 1600 ईस्वी में हमारे यहाँ पर आए थे। इन्हें परमिशन दी थी महारानी एलिजाबेथ तीर्थम ने। चार्टर द्वारा उन्हें बोला गया कि आप ईस्ट में, आप भारत में जाओ, अपना व्यापार करो। ठीक, तो ये हमारे यहाँ पर व्यापार के उद्देश्य से आए थे। इन्होंने व्यापार करना शुरू किया। आप जैसा कि जानते हैं, सबसे पहले इन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? सूरत में। ठीक, उससे पहले मछलीपट्टनम में लगाई थी। वो एक अस्थायी कंपनी थी। उस समय पर शासक कौन था? तो उस समय पर शासक था हमारा जहांगीर। ठीक, तो आगे 1764 तक व्यापार के अधिकार सीमित थे। 1764 तक जो इन्हें पत्र मिला था, ये उनके द्वारा व्यापार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही इन्हें इन्हें मौका मिला, इन्होंने धीरे 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 कुछ जगहों पर अपने अधिकार बनाने शुरू कर लिए। फिर इन्होंने 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। अब दीवानी अधिकार किसे कहते हैं? दीवानी अधिकार होता कर वसूलने के अधिकार। ठीक, जैसे कि जो हमारा कर होता है, जैसे जीएसटी है आज के टाइम में। ठीक, तो उसको वसूलने के लिए हमने एक विभाग बनाया हुआ है। ठीक, जीएसटी विभाग अपने में एक अलग है, इनकम टैक्स है जैसे। ठीक, तो उसी तरीके से पहले होता था हमारा दीवानी अधिकार के लिए एक अलग से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जब इन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिए, तो उसके बाद शुरू होता है हमारा कंपनी का शासन। ठीक, हमारा शासन इन्होंने क्या कितने प्रकार से किया? एक कंपनी का शासन था जो 1773 से 1758 तक चला, और एक क्राउन का शासन था। ठीक, जो कि 1858 से 1947 तक चला। तो सबसे पहला आता है, जब कंपनी का शासन होता 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट। अब रेगुलेटिंग एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों? क्योंकि इन्होंने जो कंपनी लगाई थी, वहाँ पर जो कर्मचारी थे, वो लोगों से तोहफा ले रहे थे, गिफ्ट ले रहे थे, और कंपनी लगातार घाटे में जा रही थी। लगातार घाटे में जा रही थी। उससे जब कंपनी को काफ़ी घाटा हो रहा, उसने जो है ब्रिटिश सरकार से अब दरख्वास्त की। तो फिर ब्रिटिश ने सरकार ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट दिया। अब इस एक्ट के द्वारा क्या क्या हुआ, ये हम जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित कर दिया। क्या कर दिया? जो इसके कार्य थे, उन्हें ये निश्चित कर दिया कि आप ये कार्य करोगे। ठीक, उसके बाद पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। जो इन्हें प्रशासन करने का और राजनीति का कार्यों को भी मान्यता मिल गई। अब प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य कैसे थे कि ये ये जो है एक निश्चित भूभाग जहाँ पर इनके कंपनी का शासन था, वहाँ पर ये अपनी अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। कर्मचारियों को अपने इच्छा अनुसार वेतन दे सकते हैं। ठीक, और राजनीति मतलब वहाँ पर जो है उस क्षेत्र अधिकार में अपने नियम कानून बनाकर चलाने लग गए। ठीक, उसके बाद भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन की नींव कैसे रखी गई? पहले जो है जगह जगह पर अलग अलग खुद के जो है नवाब होते थे। ठीक, या गवर्नर होते थे जगह जगह पर। उन सब गवर्नरों को मिलाकर एक परिषद में रख दिया गया। ठीक, मतलब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्य कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया। बंगाल के गवर्नर के साथ
किस किस को जो है मिलाया गया था, सॉरी, कौन कौन सी प्रेसिडेंसी इसके अधीन हो गई थी। तो सबसे पहली बात तो यह है कि गवर्नर जो था कौन था उस समय 1773 के टाइम पे। तो 1773 के टाइम पे जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था वो था लॉर्ड वॉरेन होस्टिंग। ठीक। और गवर्नर को क्या नाम दे दिया गया अब, गवर्नर जनरल। ठीक। और क्या हुआ, 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक। मतलब जितने भी कानूनी मामले होंगे उनके लिए एक न्यायालय की स्थापना की गई। जो कंपनी के कर्मचारी रिश्वत लेते थे, किसी तरह का कुछ होता था, उनके लिए। ठीक। और उसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा इम्पे थे। उनके अतिरिक्त 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। निजी व्यापार भारतीयों से उपहार व रिश्वत पर प्रतिबंध किया गया। मतलब जो कर्मचारी थे वो माला माल होते जा रहे थे और कंपनी घाटे में जा रही थी। तो उन सब के लिए क्या कर दिया गया, जो निजी व्यापार करते थे वो भारतीयों से उपहार लेते थे, उन सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक। और कंपनी पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से किसका, ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कैसे, क्योंकि उन्होंने सभी जो है जितने भी अधिकार थे वो कलकत्ता के उच्च न्यायालय को दे दिए थे, लेकिन जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसके अधिकार नहीं दिए थे। ठीक। अब जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें बहुत सारी कमियां थी। क्यों, क्योंकि सभी को इसके अधीन कर दिया गया। ठीक। कोर्ट के, तो अब कोर्ट अगर कुछ गड़बड़ करता है तो उसकी अपील कहाँ की जाए। तो इसलिए इसमें संशोधन किया गया और संशोधन अधिनियम 1781 लाया गया। ठीक। संशोधन अधिनियम 1781। अब इसमें क्या, गवर्नर जनरल तथा कंपनी के कर्मचारियों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। जो गवर्नर जनरल था और उसकी जो काउंसिल थी, कितने सदस्यों की काउंसिल थी, 3-4 सदस्यों की। ठीक। तो उसे जो है उसके क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया और प्रांतीय न्यायालय की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास की जाने लगी। मतलब जगह जगह जो प्रांतीय न्यायालय थे उनकी अपील कहाँ की जाने लगी, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास। ठीक। उसके बाद आता है हमारा, अब इस संशोधन करने के बावजूद इसमें फिर भी कुछ कमियां रहीं, तो इन्हें सुधारने के लिए लाया जाता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक। कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग किया गया। इससे जो है क्या किया गया, जो व्यापारिक कार्य थे और कंपनी के राजनीतिक कार्य थे इन्हें जो है अलग अलग बांट दिया गया। फिर व्यापारिक कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा राजनीतिक कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारी द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत होती है। किससे, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक। तो द्वैत शासन प्रणाली क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 अलग अलग गठन हो गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर व्यापार के लिए और राजनीति के लिए कोर्ट ऑफ कंट्रोल। ठीक। अब कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज का पूर्ण नियंत्रण का पहला वैधानिक दस्तावेज था। मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है, कंपनी पर जो है ब्रिटिश राज ताज जो है
अपना नियंत्रण करने के लिए पहला वैधानिक दस्तावेज पेश करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा 1813 का चार्टर अधिनियम। अब ये चार्टर अधिनियम क्या था? कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। जो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार थे उन्हें समाप्त कर दिया गया। क्यों समाप्त कर दिया गया? क्योंकि कंपनी फिर भी घाटे में जा रही थी इतना कुछ होने के बाद भी। फिर उसी को सुधार करने के लिए 1813 में चार्टर अधिनियम लाया गया। जो व्यापारिक एकाधिकार थे वो समाप्त कर दिए, सिर्फ दो चीज़ों को छोड़कर, एक चाय और चीनी। अब चाय और चीन के व्यापार क्या था कि एक तो चाय का व्यापार वो कहीं से भी करें, वो उन पर एकाधिकार बना रहेगा, और चीन के साथ वो जो व्यापार करेंगे उनका एकाधिकार बना रहेगा। अन्यथा कहीं से भी वो व्यापार करते हैं, भारत से किसी चीज़ का व्यापार करते हैं, वो अधिकार उनके ख़त्म कर दिए गए। और यहीं से शुरुआत होती है ईसाई धर्म की। पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिली। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमारे यहाँ पर ईसाई धर्म नहीं था। ये सब उधर से आए, ब्रिटिश आए। अब उधर से ये यहाँ पर आकर इन्होंने देखा कि हमारे जो है हमारे धर्म के लोग तो यहाँ पर हैं नहीं, तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, भारतीय जो गरीब थे उनके साथ विवाह करना, उनके साथ बच्चे पैदा करना। इस तरीके से इन्होंने अपने धर्म की बढ़ोतरी की और प्रचार प्रसार करने लग गए। पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की भी व्यवस्था हो गई। पश्चिमी शिक्षा मतलब इंग्लिश जिसे बोलते हैं, ठीक, अंग्रेजी के प्रचार प्रसार की भी व्यवस्था हो गई थी। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम जो था, इसमें बंगाल के गवर्नर को जो है संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कहाँ के? बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस समय पर कौन था संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल? इस समय पर था हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। इसे हर तरह की जो है शक्तियाँ दी गई, जैसे सैन्य शक्ति, नागरिकों की शक्ति, ठीक, जिससे कि ये ब्रिटिश के अंडर में जितना भी क्षेत्र था उस पर संपूर्ण अधिकार कर सके। क्यों? आप लॉर्ड विलियम बेंटिक को जानते ही होंगे, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो क्लर्क की नौकरी से शुरुआत करके एक गवर्नर जनरल तक बना था। ठीक, फिर आगे देखते हैं। शासन प्रणाली को केंद्रीकृत किया गया। देखो, पहले हमने क्या देखा था कि द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी, और यहाँ पर जितनी भी शासन प्रणाली है उसका केंद्रीकरण मतलब एकीकृत कर दिया गया। यहाँ से कह सकते हैं हम कि केंद्र सरकार की शुरुआत जो हुई, केंद्र सरकार की जो नींव डली वो यहाँ से डली। ठीक है, और बम्बई तथा मद्रास की परिषदों पर विधि निर्माण की शक्ति को वापस ले लिया गया। जो बम्बई के और मद्रास के पास कानून बनाने की शक्तियाँ थीं, मतलब आपने देखा था बम्बई और मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी वो बंगाल के अधीन कर दी गई थी। कब? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। ठीक, लेकिन उनके पास विधि निर्माण की शक्तियाँ उस समय पर भी थी। अब उन शक्तियों को वापस छीन लिया गया। ठीक, अब एक्ट के बाद गवर्नर जनरल की परिषद के द्वारा निर्मित विधि को अधिनियम कहा जाने लगा। अब जितने भी नियम और कानून बनाता है वो गवर्नर जनरल बनाएगा। ठीक, अब वो जो भी विधि और कानून बनाएगा उसे
अधिनियम का जाने लगा, और पहले क्या कहा जाता था, रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता था, लेकिन अब अधिनियम कहा जाएगा उसके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा 1753 का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा क्या किया गया, जो विधायी कार्य थे, ठीक, उनको प्रशासनिक कार्यों से पृथक कर दिया गया। मतलब जो विधायी कार्य और प्रशासन के कार्य और नियम कानून के जो कार्य थे उन्हें अलग अलग कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जब वो सब कार्य एक ही के पास होंगे तो उसमें जो है वो कुछ भी गड़बड़ कर सकता है, तो उससे बचने के लिए विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। फिर विधि निर्माण हेतु 6 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई। ठीक, विधान परिषद की। अब यहाँ से देखो स्थापना होती है विधान परिषद की, उस विधान जिसे कहते हैं ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, सॉरी, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक, तो यहाँ से शुरुआत होती है कानून बनाने के लिए विधान परिषद की। याद रखेंगे 1853 के रेगुलेटिंग, सॉरी, 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा विधि निर्माण की शुरुआत होती है और विधान परिषद की शुरुआत होती है। कितने सदस्य थे इसमें? 6 सदस्य थे। ठीक, कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार बनाया गया। यहाँ से शुरुआत होती है हमारी एग्ज़ाम की, किसी भी जॉब के लिए एग्ज़ाम की शुरुआत होती है। कब से? 1853 से। ये जितने भी मैंने पॉइंट लिखे हैं ये सिर्फ कॉमन पॉइंट हैं जिन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है, तो इन्हें अच्छे से नोट करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। देखते हैं आगे। 1858 का भारत सरकार अधिनियम। अब 1858 जब आया तो उस समय पर क्या हुआ, जो हमारी कंपनी का शासक था वो ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि 1858 से पहले 1857 में एक बहुत बड़ी क्रांति होती है, आप अच्छी तरह जानते हैं, उससे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक, तो 1858 में किसका शासक हो गया? ब्रिटिश कंपनी का। और यहीं से देखो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, 1858 का चार्टर, 57 का चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब इसमें भारत सरकार का नाम कहीं पर भी नहीं था। अब यहाँ से शुरू होता हमारा भारत सरकार का 1858 का अधिनियम। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल था उसे क्या बना दिया गया? वायसराय। ठीक, अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला वायसराय कौन था, तो ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, इस ताज का शासक ध्यान रखेंगे हम कब से चल रहा है, 1858 से, और कब तक चलेगा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, 1947 तक। ठीक, और जब ये इस अधिनियम को लेकर आए तो इन्होंने कहा था कि भारत को अच्छा बनाने के लिए एक अधिनियम है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। क्यों? क्योंकि पहले से ही वो ब्रिटिश सरकार की नीयत बदल गई थी। वो तरह तरह से भारत में नए नए नियम लाके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे और अपना काम निकाल रहे थे। ठीक, और यहाँ पर क्या किया गया, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसे समाप्त कर दिया गया। ठीक, और यहाँ पर एक सचिव की भारत सचिव की नियुक्ति की गई और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद की स्थापना की गई जिसे कहा गया काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अभी आपने देखा था भारत सरकार अधिनियम, अब यहाँ पर परिषद की स्थापना हो गई, तो अब परिषद अपने अधिनियम बना रही है। इसमें क्या हुआ, इसके माध्यम से
भारतीयों को सर्वप्रथम शासन में भागीदारी बनाने का प्रयत्न किया गया। मतलब अभी तक भारत का कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी नहीं था, लेकिन अब जो है भारत के कुछ व्यक्तियों को, क्योंकि इधर से भारतीय मांग कर रहे थे अपनी अपनी, तो यहाँ से जो है उन्होंने भारतीयों को जो बेवकूफ़ बनाया फिर से कि हम भारतीयों को भी शामिल कर लेते हैं। और पहली बार गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हुई। गैर सरकारी किसे, मतलब ब्रिटिश का ताज का शासक था, तो जो वहाँ के लोग थे वो सरकारी थे और जो अपने यहाँ के थे वो गैर सरकारी थे। तो 1862 में कब किया गया ये? 1862 में बनारस के राजा पटियाला बनारस के राजा पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को जो है इसमें मनोनीत कर लिया गया। किसमें? जो इनकी एक परिषद थी उसमें इन्हें शामिल कर लिया गया और केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। देखो पहले केंद्रीकरण था, अब विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण कैसे हो गया? पहले एक ही के पास सारी शक्तियां दे दी थी, ठीक? क्यों? क्योंकि आपने देखा बम्बई और मद्रास की भी शक्तियां छीन ली थी कानून बनाने की, तब यहाँ पर परिषद और बन गई सलाह देने के लिए, ठीक? तो इस तरीके से विकेंद्रीकरण हो गया। फिर 1862 में बंगाल, 1866 में उत्तर पश्चिमी प्रांत और 1897 में पंजाब में विधान परिषदों की स्थापना की गई। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि बंगाल में विधान परिषद की स्थापना कब हुई, पश्चिमी प्रांत में विधान परिषद की स्थापना कब हुई और पंजाब में विधान परिषद की स्थापना कब हुई। तो ये तीनों सन याद रखना अच्छे से। और रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा था हमारा? 1881, ठीक? उसके बाद इस समय पर जो था लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग द्वारा भारतीय प्रणाली पोर्टफोलियो की शुरुआत की गई और इस प्रकार मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव पड़ी। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है कि जैसे कोई भी नियम या कानून बनाना है उसके लिए लोगों की सहमति हो, ठीक? गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। पहले अध्यादेश कौन जारी करता था? सीधा कंपनी जारी करती थी। अब यहाँ पर गवर्नर जनरल को जो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया, ठीक? तो आगे का हम पढ़ते हैं अपनी धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल लाइफ सक्सेस। अभी फर्स्ट वीडियो है, छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अगर जैसी भी लगे आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, ठीक? और अपनी राय ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या क्या सुधार करें, क्या कमियां हैं। धन्यवाद।